नमस्कार दोस्तों, आज के पार्ट में हम समझेंगे कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जब 1967 के अंदर चुनाव लड़के पीएम बनी, उसके बाद इंदिरा गांधी के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त करने का प्रयास किया और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दो विभाजन या दो पार्टियों के अंदर विभाजित हो गई। 1971 के चुनाव का परिणाम रहे और 1971 के अंदर इंदिरा गांधी जब पुनः देश की प्रधानमंत्री बनी तो उसने किस प्रकार से संविधान के अंदर एकाएक कई संशोधन कर दिए, जिनके कारण से काफी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। आज की क्लास के अंदर हम हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी बने, क्योंकि हमको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, कवर करने हैं और हम थोड़ा इतिहास से आज की क्लास का प्रारंभ करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो पहले आम चुनाव हुए वो सन 1952 के अंदर हुए। देखिए, 1950 के अंदर 1950 के अंदर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है अर्थात चुनाव जो आयोग है उसकी स्थापना की गई। उसके बाद 1952 के अंदर 1952 के अंदर इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए और इस इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी धूमधाम से उसने सरकार बनाई। देखिए, 1952 के अंदर जो हमारी कुल सीटें थी लोकसभा की वो थी 489 सीट्स, जिसमें से अकेले कांग्रेस को 364 सीटें मिली, 364 सीटें। और धूमधाम से जो पंडित नेहरू जी थे, हमारे पंडित नेहरू और देश के पीएम बने। इसी प्रकार से जो हमारे सेकंड जनरल इलेक्शंस थे, दूसरे आम चुनाव वो 1957 के अंदर हुए, 1957 के अंदर। इस समय जो कांग्रेस की टोटल सीटें थी वो थी 494 सीट्स और इसमें से कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी 371 सीटें, 371। और दोबारा जो पंडित नेहरू जी थे वो धूमधाम से देश के राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट इलेक्शंस हुए 1962 के अंदर, उस समय जो टोटल सीटें थी लोकसभा की वो थी 494 सीटें और इस बार भी कांग्रेस पार्टी को 361 सीट्स मिली और पीएम बने पंडित नेहरू। देखिए, अगर हम तीन आम चुनावों की बात करें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों ही चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली वो 350 से प्लस सीटें मिली। पहले में 364, दूसरे में 371, तीसरे में 361। इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आई और सिंपल सी बात है कि सारे के सारी राज्य भी उनके अंडर में थे, राज्यसभा भी उनके अंडर में थी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पंडित नेहरू जी थे वो बहुत पावरफुल हमारे पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। तो पंडित नेहरू जी का ये हमारा दौर रहा था, ये काल रहा था, ये टर्म इनका, 3 टर्म के अंदर वो देश के पीएम रहे, लगभग 17 साल के आसपास। ठीक है, अब देखिए 1962 के अंदर क्या हुआ। देखिए, 1962 में जब तीसरे जनरल इलेक्शंस हुए तो साथ साथ में पीएम के तो होने थे, लेकिन साथ साथ में प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी हुए। और प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति, अगर हम टर्म की बात करें तो तीसरे, और वैसी बात करें नाम के हिसाब से दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनकी याद में हम अध्यापक दिवस, टीचर डे बनाते हैं, वो देश के राष्ट्रपति बने। इसके पीछे कारण ये था कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत एजुकेटेड थे। और दूसरा क्या था कि दक्षिण भारत से थे, साउथ इंडिया से थे, और जो पीएम थे वो नॉर्थ इंडिया से थे। तो एक बैलेंस बना रहे साउथ और नॉर्थ और साउथ का, तो इसलिए राधाकृष्णन जी को उस समय देश का पीएम बनाया गया। अगर हम अपने देश के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो उनका सबसे लंबा टर्म अभी तक था वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे और उनको 2 टर्म मिली थी एक प्रकार से। तो 1962 के अंदर राष्ट्रपति बन गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और पीएम बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 1962 से लेके 1967, क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्शन थे वो कब थे, 1967 के अंदर थे। ये जो 5 साल थे वो भारत के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव डाल के गए, क्योंकि इन 5 सालों के अंदर 1962 से लेकर 1967 तक, इन 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान ने 2 अपने प्रधानमंत्री खो दिए। इन 5 सालों के अंदर हिंदुस्तान ने
दो युद्ध लड़ लिए, 1962 के अंदर चीन के साथ और 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ। तो एक बड़ा विकट दौर था हिंदुस्तान के अंदर। अब देखिए हम समझते हैं 1962 से लेके 1967 का जो दौर रहा हिंदुस्तान का, वो किस प्रकार का रहा था और क्या क्या हिंदुस्तान के पास समस्या उस समय आई थी और किस प्रकार से इंदिरा जी देश की पीएम बनी 1966 के अंदर। देखिए 1962 में हमारे थर्ड इलेक्शंस हुए और कांग्रेस पार्टी को धूमधाम से सरकार बनाने का मौका मिला। पीएम बने हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हुआ क्या, अब 1962 में चाइना से हमारा युद्ध हो गया था। उस युद्ध के अंदर हालांकि हमारे को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक कुशल नेतृत्व की उस समय कमी थी और नेहरू जी ने जो अंधविश्वास किया चाइना के ऊपर वो नहीं करना चाहिए था कई हद तक। तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि 1964 में 27 मई हमारे पंडित नेहरू जी का देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई। और जैसे ही पंडित नेहरू जी की डेथ हुई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया, पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। क्योंकि जो तीनों इलेक्शंस थे 1952, 1957 एंड 1962, इन तीनों ही इलेक्शंस के अंदर पंडित नेहरू जी के चेहरे से वोट मांगा जा रहा था। इनका प्रभाव काफी ज्यादा था जनता के ऊपर। अब जब पंडित नेहरू जी का जब देहांत हुआ तो एक प्रश्न यहां पर आया, क्वेश्चन यहां पर आया कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर दो व्यक्तियों का नाम सामने आया पार्टी के अंदर। कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी थी, कांग्रेस की जो पार्टी थी, उसमें दो व्यक्तियों का नाम सामने उभर कर आया। एक का नाम था मोरारजी देसाई और दूसरे व्यक्ति का नाम था, हम बोलते हैं इनको LBS, मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री। तो दो व्यक्ति का नाम सामने आया, LBS और लाल बहादुर और मोरारजी देसाई का। देखिए मोरारजी देसाई का अगर हम थोड़ा परिचय प्राप्त करें तो मोरारजी देसाई कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर एक लीडर माने जाते थे। बेसिकली गुजरात से थे और क्या नाम है, नेहरू की जो मंत्रिमंडल थी उसके अंदर मंत्री भी रह चुके थे और जो हमारा मुंबई है उसके मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो बड़ा एक बोल सकते हैं सीनियर ये वहां के वो थे, पार्टी के नेता थे। अगर हम LBS की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी बड़े सीनियर लीडर थे हमारे कांग्रेस पार्टी के और नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री भी रह चुके थे और 62 के अंदर भी मंत्री रहे थे। तो दोनों ही बड़े सीनियर लीडर्स थे। लेकिन हुआ क्या, देखिए इसमें रोचक बात ये आती है, ये बात है 1964 की। लेकिन 1964 से लेके 1967 तक जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे के कामराज। लेकिन जो के कामराज है उनको हम ऐसी उनको उपमा दी गई, ऐसे इनको बोलते हैं कि ये किंग मेकर थे। कहने करता है कि कई प्रधानमंत्रियों को उसने अपने दौर के अंदर बनाया। खुद प्रधानमंत्री बने लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को बनाया। उनको किंग मेकर नाम से जाना जाता है। और साथ साथ में के कामराज थे वो कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर लीडर भी थे। तो हुआ क्या, देखिए 1964 की बात है। 1964 के अंदर के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। के कामराज का ऐसा मानना था कि जो मोरारजी देसाई है ये एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने सिद्धांतों पर चलने वाले हैं और अगर इनको पीएम बना दिया तो हो सकता है कि पार्टी में जो हमारी स्थिति है, हम सभी जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी, वो स्थिति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। और वहीं अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो बड़े विनम्र किस्म के इंसान हैं और ये दूसरों के हाँ के अंदर हाँ मिलाते हैं। तो अगर हम लाल बहादुर शास्त्री जी का सपोर्ट करें तो पार्टी में जो हमारी मजबूती है, जो हमारी स्थिति है, वो बरकरार रहेगी। इसी कारण से मोरारजी देसाई को 1964 के अंदर नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात अनदेखा किया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का नेक्स्ट पीएम बनाया गया और शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन शास्त्री जी ने कोई इलेक्शन लड़ा नहीं था पीएम के चेहरे के तौर पे। लेकिन कांग्रेस कमेटी के अंदर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसके अंदर ही सीनियर लीडर्स ने नेहरू जी के बाद शास्त्री जी को पीएम बना दिया। लेकिन शास्त्री जी पीएम बने
लाल बहादुर शास्त्री जी। और शास्त्री जी का जो कार्यकाल था वो ज्यादा लंबा भी नहीं था, क्योंकि इनकी भी मृत्यु बेतौर प्रधानमंत्री के तौर पर ही इसी टर्म के अंदर हो गई थी, 62 से 67 के बीच के अंदर ही। 64 के अंदर हमारे नेहरू जी गए और 66 के अंदर शास्त्री जी का देहांत हुआ। देखिए, जब शास्त्री जी पीएम बने तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सूखा की, सबसे बड़ी समस्या थी खाद्यान्न उत्पादकता की। हमारे देश के अंदर काफी बड़ी विकराल अकाल आ चुका था उस समय, और साथ साथ में 62 हमारा युद्ध हुआ ही था, तो स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं थी। तो पाकिस्तान ने इस स्थिति को भांपते हुए सोचा कि ये जो शास्त्री ये क्या करेगा, छोटी सी कथका है, बड़ा विनम्र है, तो इसका एक कुशल नेतृत्व नहीं कर पाएगा भारत का। इसलिए 1965 के अंदर जो हमारे पाकिस्तान का, मतलब हम पाकिस्तान को बोल सकते हैं कि हमारे से टुकड़ा हुआ है, तो हम उसको अपना बेटा कह सकते हैं। तो हमारे बेटे ने 1965 के अंदर अटैक कर दिया, और इस अटैक के अंदर उनको मुंह की खानी पड़ी। शास्त्री जी ने इतना अच्छा नेतृत्व हिंदुस्तान का किया जिसके अंदर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। और 1966 के अंदर जो हमारा यूएसएसआर था, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं शॉर्ट में, इसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक समझौता किया, जिस समझौते को हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। देखिए, ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान है, उसकी राजधानी है, पहले उज्बेकिस्तान यूएसएसआर के अंडर में आता था, तो वहां पर एक समझौता किया गया, ताशकंद समझौता 1966 के अंदर। देखिए, 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद समझौता हुआ, जिसके अंदर ये कहा गया कि हिंदुस्तान तो जीत चुका है, लेकिन हिंदुस्तान ने जो भूमि पाकिस्तान की कब्जा ली है उसको मुक्त किया जाए और दोनों में शांति की स्थिति उत्पन्न कर सके। तो ताशकंद समझौता हुआ, भारत के बाहर हुआ था, उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था। यहीं पर ही क्या हुआ, 11 जनवरी 1966 को हमारे जो LBS थे, इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अब मृत्यु किस प्रकार से हुई, इसके ऊपर बड़ा विवाद है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनको पहले भी अटैक आ चुका था, हार्ट अटैक आ चुका था, तो इतनी गंभीर स्थिति को, इतनी एक स्थिति को संभाल नहीं पाया और उनका दिल कमजोर पड़ गया वहां पे, तो हो सकता है उनको हार्ट अटैक दोबारा वहां पर आ गया हो, तो इस बार उनकी मृत्यु हो गई हो। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी है, इसको हम KGB कहते हैं, तो KGB है, तो इसने शास्त्री जी को मरवा दिया। और मरवाया क्यों था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, हम कभी और इसके ऊपर इस विषय में चर्चा करेंगे। तो ऐसा भी कुछ लोगों को अटकलें है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन कुछ अभी पुष्टि इस प्रकार की हो पाई नहीं है। तो खैर, शास्त्री जी का यहाँ पे देहांत हुआ 11 जनवरी 1966 को। शास्त्री जी भी इसी 5 साल के टर्म के अंदर इनकी डेथ हो गई। अब देखिए क्या हुआ, जिस प्रकार से 1964 को जो हमारे पंडित नेहरू थे, इनका देहांत हुआ, तो प्रश्न क्या आया कि नेक्स्ट पीएम कौन। तो नेक्स्ट पीएम के तौर पे हमने मोरारजी देसाई को अनदेखा किया और लाल बहादुर शास्त्री जी को, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने देश का पीएम बना दिया। इसी प्रकार से 1966 के अंदर जो हमारे LBS है, इनका देहांत हुआ, तो वही क्वेश्चन सेम आया जो क्वेश्चन सेम यहां पर आया था कि नेक्स्ट पीएम कौन। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोबारा 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया कि इन दोनों में से कोई एक देश का पीएम नेक्स्ट बनेगा, क्योंकि 66 में शास्त्री जी का देहांत हुआ और 1967 के अंदर हमारे 4th जनरल इलेक्शन से इंडिया के अंदर चुनाव, लोकसभा के चुनाव 1967 के अंदर। तो एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो कोई 1967 के चुनावों के अंदर अपनी अच्छी भूमिका निभा सके और अच्छे से वोटों को पकड़ करके मेजोरिटी के साथ पार्टी को दोबारा सत्ता में लेकर आ सके। तो एक ऐसे चेहरे की तलाश थी पार्टी को। तो दोबारा 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया। एक व्यक्ति थे हमारे मोरारजी देसाई, वही मोरारजी देसाई जिनका नाम पहले भी 1964 में आया था जब नेहरू जी का देहांत हुआ था। तो पहले कौन थे, मोरारजी देसाई, और दूसरा जिनका नाम आया वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए, जो इंदिरा गांधी जी थी वो नेहरू जी की बेटी थी और शास्त्री जी के कार्यकाल जब ये पीएम थे तो बेतौर ये मंत्री भी रह चुकी थी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी रह चुकी थी पहले 59-58 के आसपास। तो काफी जाने माना चेहरा था पार्टी का। और मुख्य बात कहते हैं कि नेहरू जी की बेटी थी और नेक्स्ट ईयर चुनाव थे
तो नेहरू जी की बेटी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़े तो काफी अच्छा रहता। और सिंपल सी बात है कि 1966 की बात है, तो मैंने आपको बताया था कि जो के कामराज थे 1964 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी के क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। और के कामराज को कहने की मोरारजी देसाई से खतरा था। और जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी काफी ज्यादा जूनियर थी इन सब लीडर के सामने। इंदिरा गांधी के लिए उस समय एक जुमला था ऐसा, ये जो के कामराज हो गए, निजगप्पा हो गए, सब जो लोग थे, अतुल्य घोष हो गए, ये सब जो लोग थे, वो ऐसा कहते थे कि इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया है। गूंगी गुड़िया की उपमा दी गई थी इंदिरा गांधी को। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी बड़ी चुप चुप रहती थी और हाँ में हाँ मिलाती थी सभी लीडर की। तो इनको लगा कि इंदिरा गांधी का अच्छा विकल्प है, अगर हम इसको चुनेंगे पीएम के लिए तो हो सकता है कि हमारी जो स्थिति है वो बेहतर वैसे ही बनी रहे और हमें कोई दिक्कत समस्या ना है। इसलिए दोबारा 1966 के अंदर जब पीएम बनने के लिए जब पार्टी के अंदर ही मतदान, मतलब पार्टी के अंदर ही आपसी सहमति बनी, तो इंदिरा गांधी को समर्थन दिया गया। देखिए, अब दूसरी बार मोरारजी देसाई का सपना टूटा है पीएम बनने का। पहला सपना 1964 में टूटा नेहरू जी के पश्चात, दूसरा टूटा 1966 में शास्त्री जी के पश्चात, और इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया। लेकिन मोरारजी देसाई इस बात से सहमत हो पाए नहीं और उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि भैया मैं इस चीज की सहमति प्रकट नहीं करता हूं। शास्त्री जी का चलो मैंने स्वीकार दिया क्योंकि काफी सीनियर लीडर थे, लेकिन ये तो हम सामने बच्ची है, तो हम इसको कैसे पीएम बनाने दें? तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी एक वर्किंग कमेटी है कांग्रेस की, उसमें मतदान करवाइए, वोटिंग करवाइए, और जिसको वोट पड़ेंगे, जिसकी सहमति प्रकट होगी सभी के सामने, तो वो पीएम बनेगा। तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार मतदान किया गया अपना लीडर चुनने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए, और यह किया गया था 19 जनवरी 1966 को। देखिए 11 जनवरी को शास्त्री जी का देहांत हुआ और इंदिरा गांधी जो अपना कार्यभार संभाला वो संभाला था 26 जनवरी 1966 को। तो ये 26 जनवरी तो मतलब 11 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक देश का पीएम कौन रहा? तो उस समय जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे गुलजारीलाल नंदा जी उस समय पीएम के तौर पर रहे थे कार्यवाहक रूप से, जब तक कांग्रेस पार्टी में नए नेता ना चुन ले। इसी प्रकार से जब नेहरू जी का देहांत हुआ 64 के अंदर, तो उस समय भी जब तक कांग्रेस पार्टी अपना नया लीडर ना चुना पीएम के तौर पे, तब भी गुलजारीलाल नंदा जी देश के पीएम रहे। तो दो बार इनको मौका मिला कार्यवाहक रूप से कुछ समय के लिए बनने के लिए। देखिए 19 जनवरी 1966 के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मतदान किया गया कि हमारा अगला पीएम कौन रहेगा। और इस मतदान के अंदर जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी को वोट पड़े 355। सोचिए 355 कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का समर्थन इंदिरा गांधी के पास था। किसके पास था जी? इंदिरा गांधी के पास। और जो मोरारजी देसाई थे, तो मोरारजी देसाई को सिर्फ समर्थन मिला 169 का। अब समझिए इंदिरा गांधी को कितना समर्थन मिल गया? 355, और मोरारजी देसाई को 169। और मोरारजी देसाई सिंपल सी बात है पीएम तो बनेंगे नहीं। तो 1966 के अंदर पीएम बनी इंदिरा गांधी, और 1966 से ही मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में बगावत हो गई। बगावत माने क्या कि दोनों में संबंध अच्छे रहे नहीं, क्योंकि भैया दूसरी बार सपना थोड़ा मोरारजी देसाई का टूटा है इंदिरा गांधी के चक्कर में, समझिए। तो इस प्रकार से 1966 के अंदर इंदिरा गांधी बनी पीएम, और जैसे इंदिरा गांधी पीएम बनी तो जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, जिनकी ताकत मतलब जिनका एक प्रभुत्व कांग्रेस पार्टी के ऊपर था, उसको बोलते थे सिंडिकेट। कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ नेताओं का ऐसा समूह था, ग्रुप था, जो कांग्रेस पार्टी में काफी ताकत रखते थे, सरकार में काफी ताकत रखते थे। तो उस ग्रुप को कहा गया सिंडिकेट, जिसके अंदर के कामराज होंगे, उस समय तो अध्यक्ष थे, निजगप्पा थे हमारे, साथ में अतुल्य घोष थे। तो काफी ऐसे लीडर्स थे जो कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट के अंदर आते थे, और सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को 66 में पीएम बनने का मौका दिया और पीएम बनी इंदिरा गांधी। तो पीएम बनने के बाद स्टार्टिंग के जब अपनी 1966 में इंदिरा गांधी जो अपनी कैबिनेट बनाई, वो सिंडिकेट के कहने पे बनाई। सारी बात सिंडिकेट की मानी, कोई दिक्कत रही नहीं।
अब बात आती है 1967 की। 1967, अब देखिए 1967 जो था वो था चुनावों का साल, जिस साल चुनाव किए गए थे, वोटिंग की गई थी, ठीक है। अब 1967 में चुनाव हुए, देश के अंदर चौथे आम चुनाव हुए, जिसके अंदर लोकसभा की टोटल सीटें थी 520 सीटें, और जिसमें से कांग्रेस पार्टी को मिली मात्र और मात्र 283 सीटें। देखिए 1967 में लोकसभा के चौथे आम चुनाव हुए, जिसके अंदर 520 सीटें लोकसभा की टोटल थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी मिल गई थी, लेकिन पहले चुनाव, दूसरे चुनाव और तीसरे चुनाव में जो मेजोरिटी थी 350 प्लस की, कितनी ज्यादा इसके अंदर गिर गई, 70 से ज्यादा सीटें इसके अंदर इसकी गिर गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बहुत सीनियर लीडर थे, इसके अंदर के कामराज भी शामिल थे और उसमें तो अध्यक्ष थे जी 67 के अंदर कांग्रेस पार्टी के, वो तब चुनाव हार गए। अतुल्य घोष तक चुनाव हार गए। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव इसके अंदर हार गए और यहां से स्थिति खराब होनी स्टार्ट हुई, क्योंकि 1967 के अंदर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा भी दे दिया था और कई सारी जो विपक्ष पार्टियां थी वे एकजुट होकर चुनाव लड़ रही थी गैर कांग्रेसवाद के नाम से। तो ये भी बड़ी समस्या थी कांग्रेस पार्टी के सामने। तो हुआ क्या, 1967 के अंदर देश की पीएम बनी इंदिरा गांधी और डिप्टी पीएम बने, हालांकि उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तीसरी बार इनका दिल टूटा पीएम बनने का, समझिए, पहला 64 में, दूसरा 66 में, तीसरा 67 के अंदर। हालांकि डिप्टी पीएम बन गए, उप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन है तो प्रधानमंत्री के नीचे ही, काम तो नीचे करेंगे, और प्लस प्लस बने ये, मतलब साथ में बने ये फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि वित्त मंत्री। तो इस प्रकार से 67 में पीएम बने इंदिरा गांधी और डिप्टी पीएम बने मोरारजी देसाई और वित्त मंत्री बने सरकार के। और इस समय 1967 में इंदिरा गांधी ने अपने जो कैबिनेट बनाया, उस कैबिनेट को ग्रहण कर, उस कैबिनेट का निर्माण करते वक्त उसने पूर्ण रूप से सिंडिकेट का अनदेखा किया, क्योंकि सिंडिकेट के नेता चुनाव हार गए थे, उनकी बात क्यों मानेगी। तो यहां से क्या हुआ, 1967 से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में बड़ा टकराव उत्पन्न होना स्टार्ट हो गया। सिंडिकेट ने सोचा कि इंदिरा गांधी को और पीएम बनाएंगे तो हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ। 67 चुनाव के बाद इंदिरा गांधी अपने सिद्धांतों पर चलने लग गई और जिस प्रकार से उसको काम करना था वो करने स्टार्ट उसने कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये सोचा कि मैं दोबारा पुनः कांग्रेस पार्टी को दोबारा कैसे खड़ी करूं, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में फैला दूं, जैसे कि मेरे पिताजी ने फैलाया था। क्योंकि पहले 3 आम चुनावों के अंदर कितनी बड़ी मेजोरिटी और यहाँ पर कितनी कम मेजोरिटी, और यहाँ तक कि 1967 के इलेक्शन जो हुए, इन इलेक्शंस के अंदर राज्य की विधानसभा, स्टेट असेंबली, 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाई नहीं, 9 राज्य उसके हाथ से निकल गए। हालांकि कुछ राज्यों के अंदर दल बदल के कारण सरकार बनाने में सक्षम रही, लेकिन बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। अगर हम बात करें एक राज्य की, जो कि मद्रास, जिसको हम आज बोलते हैं तमिलनाडु, क्या बोलते हैं हम, तमिलनाडु। यहां पर एक पार्टी थी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कष्टम। ये पार्टी मद्रास के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही और सीएम अन्नादुराई इसके बने मुख्यमंत्री, और एम करुणानिधि जो थे हमारे, वो इसके काफी सीनियर लीडर रहे। और इस पार्टी को, डीएमके को, इस पार्टी को 1967 के इलेक्शंस में लोकसभा में 25 सीटें प्राप्त हुई। कितनी सीटें? 25 सीटें। 67 के इलेक्शंस के अंदर मद्रास में सरकार बनाने में सफल रही और सीएम बने इसके अन्नादुराई, सीएम अन्नादुराई का पूरा नाम है, और सीएम बने, मुख्यमंत्री बने। और डीएमके के जो वरिष्ठ नेता थे, बड़े सीनियर लीडर थे, वो थे एम करुणानिधि। तो इस प्रकार से मद्रास के अंदर तो इनकी पूरी सरकार हाथ से निकल गई और लोकसभा के अंदर भी इनकी पावर काफी, मतलब 25 सीटों का मंत्र समझ में आता है ना, काफी पार्टी उभर के सामने आई 67 के चुनावों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी समस्या इंदिरा गांधी के सामने थी। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि मैं किस प्रकार से कांग्रेस को पुनः स्थापित करूं और किस प्रकार से कांग्रेस की शक्ति को स्थापित करते हुए देश की समस्या का समाधान करूं। इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि अगर मुझे कांग्रेस की छवि सुधारनी है दोबारा,
तो मुझे मुख्य रूप से जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, गरीब वर्ग है, इनके हितों के लिए कार्य करना होगा, तभी मैं इन सभी समस्या का समाधान करते हुए कांग्रेस को दोबारा वैसी स्थिति प्रदान कर सकती हूँ। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी ने, उसके माइंड में सेट हो गया था कि मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, किस दिशा में मुझे काम करना है, और इंदिरा गांधी ने उसके बाद वही करना स्टार्ट किया। और इन कार्यों के अंदर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें कैसा टकराव आया, और ये टकराव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण बना। तो अब हम वो समझते हैं किस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हुआ और सिंडिकेट और इंदिरा में किस प्रकार से बड़े पैमाने में टकराव उत्पन्न रहा था। देखिए हुआ क्या, देखिए इंदिरा गांधी पीएम बनी, तो इंदिरा गांधी ने पीएम बनते ही मुख्य रूप से 10 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए, जो कि मई 1967 के इंदिरा गांधी लेकर आई थी। 10 सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर था कि हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, भूमि सुधार करेंगे, रिवर्स को समाप्त करेंगे। ये कई सारे ऐसे काम इंदिरा गांधी लेकर आई थी। तो कहने के इंदिरा गांधी को बड़ी समस्या इन कामों के अंदर हो रही थी। इसी के बीच में क्या हुआ, रिवर्स को समाप्त करना इसमें शामिल था। रिवर्स आप जानते हैं रिवर्स क्या था कि जब देशी रियासतें हिंदुस्तान के अंदर आई तो उनको कुछ लड्डू दिए गए साम्राज्य खाने के लिए, जिन लड्डू के आधार को लालच देकर इंडिया में मिलाया गया, वो प्रीविपर्स था। हम समझेंगे प्रीविपर्स क्या था और उसमें क्या क्या प्रावधान थे, वो आने वाले समय में समझेंगे। चलिए अब क्या हुआ कि जब ये मई 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर आई तो इंदिरा गांधी ने सारे अपने एजेंडे स्पष्ट कर दिए, लेकिन कुछ एजेंडे को लेके कांग्रेस पार्टी मतलब सिंडिकेट इंदिरा गांधी में आपस में काफी बड़े पैमाने विवाद रहा, ठीक है ना। और यही विवाद कहने के आने वाले समय के अंदर विभाजन का मुख्य कारण बना। हुआ क्या था देखिए, अगर हम बात करें 1969 की, 1969 की हम बात करें तो 1969 के अंदर एक रोचक घटना घटी, जिस घटना ने कांग्रेस पार्टी का विभाजन स्पष्ट कर दिया। देखिए लेकिन 1967 के अंदर पीएम के इलेक्शन तो हुए थे, पीएम तो चुना ही गया था, लेकिन साथ साथ में देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, इनका भी इलेक्शंस हुआ था, इनके भी चुनाव हुए थे। और 1967 के अंदर देश के पहले राष्ट्रपति मतलब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये रहे थे 13 मई 1967 से 3 मई 1969। देखिए 1967 के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, तो 67 के अंदर अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 1972 होगा, क्योंकि 1972 में रिटायर होते ही। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, इनका देहांत बेतौर राष्ट्रपति पद पर ही हो गया था। पहला ऐसा एक मौका सामने आया कि राष्ट्रपति जब टर्म पर है अपने तभी उनका देहांत हो गया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत 3 मई 1969 के अंदर 1969 के अंदर हो गया। अब प्रश्न यहां पर यह आया कि 1969 के अंदर दोबारा हमारे को प्रेसिडेंट इलेक्शन करवाने पड़े, किसके? प्रेसिडेंट इसमें इलेक्शन हमारे को करवाने पड़े, तो नए से दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव यहां पर हुए। अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव था 1969 का, ये बड़ा विवाद में रहा और बड़ी समस्या इन चुनावों के अंदर आई। तो देखिए कैसे 1969 के राष्ट्रपति चुनावों के अंदर, राष्ट्रपति चुनाव क्यों हुआ? क्योंकि जो उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे 67 इलेक्टेड हुए, इलेक्शन में जीत कर आए थे, राष्ट्रपति बने थे, उनका देहांत बेतौर राष्ट्रपति पद पर हो गया। इसलिए हमारे को 69 के अंदर दोबारा चुनाव करवाने पड़े और ये चुनाव हुए थे अगस्त महीने में, अगस्त मंथ में चुनाव किए गए थे। लेकिन 1969 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के अंदर 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया राष्ट्रपति के तौर पे, और वो व्यक्ति के पहले जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी उस समय जो हमारा लोकसभा है उसके स्पीकर थे, उसके अध्यक्ष थे, जैसे कि वर्तमान में ओम बिरला जी हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। उस समय 1969 के अंदर जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो लोकसभा के स्पीकर थे। इनका परिणाम सामने आया राष्ट्रपति चुनाव के लिए और इनका सपोर्ट किया
सिंडिकेट लोग बने। सिंडिकेट लोग माने क्या कि जो कांग्रेस पार्टी के मोस्ट सीनियर लीडर्स थे, जिसके अंदर के कामराज बाकी जो लोग आते थे वो, उन सभी ने किसका सपोर्ट किया? नीलम संजीव रेड्डी का। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के अंदर बड़े मतभेद थे, बड़ी इनके बीच टकराव रहती थी, इससे इंदिरा गांधी का सीधा समर्थन इनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो जो देश की पीएम है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये पीएम ये राष्ट्रपति कैसे बन जाएंगे? सिंपल सी बात है। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने अपना दूसरा विकल्प चुना, और दूसरा विकल्प के रूप में चुना वीवी गिरी जी को। वीवी गिरी, और जो वीवी गिरी थे 1969 के अंदर देश के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उपराष्ट्रपति। वीवी गिरी 1969 के डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, और जो उपराष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जी को इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया और कहा भैया आप देश के राष्ट्रपति चुनाव लड़िए, मैं आपका समर्थन करती हूँ। तो वीवी गिरी जी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए, और दो व्यक्ति सामने आए, और वीवी गिरी समर्थन किसने किया? इंदिरा गांधी का। देखिए, जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी एक दूसरे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, और जिस पार्टी के अंदर सरकार जिसकी है उसके जो पीएम है वो किसी और का समर्थन कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? काफी बड़े पैमाने देखिए विवाद उत्पन्न हुआ। और विवाद क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी है जिसकी सरकार है वो किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, मतलब नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं, और जिसकी सरकार है उसका जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, वीवी गिरी का समर्थन कर रहे हैं। तो बड़ा विवाद यहां पर उत्पन्न हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर। हुआ क्या? देखिए, अगस्त महीने में चुनाव थे, ठीक है ना, और जब ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता तो उस समय जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति पद को संभालता है। तो सिंपल सी बात है कि जब जाकिर हुसैन जी का मृत्यु हो गई 3 मई को, तो उस समय उनके पद को किसने संभाला होगा? वीवी गिरी जी ने। और वीवी गिरी ही इलेक्शंस के अंदर लड़ रहे हैं, तो किसी लाभ के पद पर रहते हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जी को अप्रोच किया होगा कि आप इलेक्शन लड़िए, तो वीवी गिरी जी ने पहले उपराष्ट्रपति के पद पर त्याग पत्र दिया होगा, इस्तीफा दिया होगा, तभी तो इलेक्शन लड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो अब स्थिति क्या उत्पन्न हुई? भाई नहीं हमारे पास राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और नहीं हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है जी? यही समस्या है। तो हमारे संविधान में उल्लेख है कि जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस समय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, कौन होते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश। ये जब तक नया राष्ट्रपति ना आए तब तक उनके पद को संभालते हैं। तो जब वीवी गिरी जी ने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने कुछ समय तक, लगभग हम बोलते 2 महीने तक, लगभग 2 महीने तक राष्ट्रपति के पद को संभाला। और जब वीवी गिरी जी जीत गए चुनावों के अंदर, तो फिर वो आ गए और अपने काम में चले गए, जो उनका कार्य था। देखिए हुआ क्या, इतिहास समझना यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उस समय संभाला था। क्यों संभाला था? राष्ट्रपति भी नहीं थे और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालता है। तो कुछ समय तक लगभग 2 महीने उन्होंने संभाला। अब जीता कौन? तो जीते इसके ना वीवी गिरी। और जीते कैसे? देखिए समझिए। हुआ क्या कि जो हमारा सिंडिकेट था, कांग्रेस पार्टी की जो मेन लीडर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया नीलम संजीव रेड्डी को, ठीक है ना, सिंडिकेट ने। और वीवी को सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने। अब क्या किया? देखिए, सिंडिकेट लोगों ने एक व्हीप जारी किया। इस व्हीप के माध्यम से उन्होंने जितने भी मतदाता थे, देखिए राष्ट्रपति चुनाव का जो राष्ट्रीय चुनाव होता है वो होता है इनडायरेक्ट पद्धति के अनुसार, मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। मतलब कि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो पब्लिक होती है वो वोट नहीं डालती, वोट कौन डालती है? एमपी प्लस एमएलए, ठीक है ना। जितने भी राज्य की विधानसभा के एमएलए वो सब वोट डालेंगे, जितने भी एमपी लोकसभा सभा के वोट राष्ट्रपति चुनाव के अंदर डालते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। तो सिंपल सी बात है कि सिंडिकेट ने व्हीप जारी किया और ये कहा कि जितने भी मतदाता है राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वे नीलम संजीव रेड्डी को
वोट कीजिए, वोट डालिए, ताकि ये उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से देश के राष्ट्रपति बने। लेकिन इंदिरा गांधी और नीरज संजीव रेड्डी में काफी अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए इन्होंने समर्थन किया वीवी गिरी का। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाने का प्रयास किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, लेकिन जो सिंडिकेट लोग थे वो इसके अंदर असहमत थे। तो कहीं ना कहीं और उस समय जो अगर हम बात करें 1969 की, 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे नेजिगप्पा जो थे वो भी सिंडिकेट से ही आते थे, के राम के अच्छे खासे मित्र थे। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, उन्होंने एक अपील करी मतदाताओं से जो वोट डालने वाले थे राष्ट्रीय चुनाव में, और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप अपनी अंतर आत्मा को सुनते हुए भागते हुए वोट डालिए। तो ये उनका जो संदेश था वो संदेश मतदाताओं पर पड़ा, और इसी कारण से जो हमारे वीवी गिरी जी थे वो देश के राष्ट्रपति चुने गए। समझिए, जिस पार्टी की सरकार या जिस सरकार की पार्टी है, जो अभी रूलिंग पार्टी है देश के अंदर, उसका उम्मीदवार चुनाव हार गया, पहली बार देश में ऐसा हुआ, और पीएम ने जिसे सपोर्ट किया वो चुनाव जीत गया। और देश के राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट राउंड के अंदर कोई नाम घोषित ही नहीं हुआ राष्ट्रपति के तौर पे, इसके अंदर सेकंड राउंड की गिनती करनी पड़ी। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है बहुत बड़ा विषय है, और कैसे उसकी अंदर काउंटिंग होती है, कैसे वोट डाले जाते हैं, बहुत बड़ा विषय है। हम कब इसको और दिन डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस चीज की। लेकिन समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो रूलिंग पार्टी थी उसका उम्मीदवार हार गया और दूसरा उम्मीदवार जीत गया जिसने पीएम को सपोर्ट किया था, और सेकंड राउंड में इसकी गिनती से तो वीवी गिरी को स्पष्ट बहुमत मिल गया, वो देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति बने। तो इससे क्या हुआ, जैसे ही वीवी गिरी जी देश के राष्ट्रपति चुने तो वो राष्ट्रपति तौर पर गए, और जो मोहम्मद हैदुल्ला जी थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे, वो अपने कार्य में दोबारा वापिस चले गए। हुआ क्या, अब जैसे ही राष्ट्रपति चुने गए वैसे ही सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में जो विवाद था वो विवाद ने एक विकराल रूप धारण कर लिया, और सिंडिकेट ने बोला कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के जो मूल सिद्धांत है उसके खिलाफ जाके काम किया है, इसलिए इंदिरा गांधी अब पार्टी में रहने के लिए लायक नहीं है। इसलिए क्या हुआ, सिंडिकेट लोगों ने इंदिरा गांधी को 12 नवंबर 1969 के अंदर पार्टी से कर दिया निष्कासित, पार्टी से कर दिया बाहर। और क्या बोल के कि इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है इसके खिलाफ जाके कार्य किया है, क्योंकि जो पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको हरा के पार्टी के दूसरे उम्मीदवार जो उनका समर्थन नहीं था उनको जितवा दिया। अब इस प्रकार से क्या हुआ, जैसे ही इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर से, तो इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बना दी, और इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दो भागों के अंदर टूट गई। देखिए, जो पहली कांग्रेस थी, जो पुरानी कांग्रेस, उसको बोलते हैं कांग्रेस ओ, ये थी हमारी पुरानी कांग्रेस। ओ माने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, पुरानी कांग्रेस जो नेहरू कांग्रेस थी वो वाली। और जो दूसरी कांग्रेस इंदिरा गांधी ने बनाई अपनी, उसको बोल दिया गया कांग्रेस आई। कांग्रेस आई मतलब क्या, कांग्रेस इंदिरा। ये कौन सी थी, ये थी नई कांग्रेस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दो भागों में अंदर टूट गई, पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस। देखिए, पुरानी कांग्रेस को हम बोलते हैं सिंडिकेट, जिसपे अंदर सभी सिंडिकेट नेता शामिल थे, और जो नई कांग्रेस बनी कांग्रेस आई, इसको कहा गया उस समय इंडिकेट। तो उस प्रकार से उस समय पार्टी में दो भाग आ गए, इंडिकेट और सिंडिकेट। इंडिकेट कौन, जो इंदिरा के समर्थन में थे, और सिंडिकेट कौन, जो पुरानी कांग्रेस के समर्थन के अंदर थे। तो इस प्रकार से दो भाग सामने निकल कर आए। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया 12 नवंबर 1969 को, वैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। क्या आ गई, अल्पमत में। आपको मैंने बताया था कि जो 1967 में इलेक्शंस हुए थे हमारे चौथे आम चुनाव, उसके अंदर टोटल 520 सीटों में से 283 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। अभी जो 283 सीटें, इनका दो भाग बढ़ गया, एक भाग चला गया कांग्रेस ओ में, एक चला गया कांग्रेस आई में। सिंपल सी बात है, आप कांग्रेस ओ के अंदर गया होगा तो यहाँ की जो इंदिरा गांधी पीएम थी ऑलरेडी उस समय, तो ठीक है ना। तो
इंदिरा गांधी किस में आ गई, उसमें आ गई अल्पमत में, कि किस प्रकार से वो पीएम बने रहे 1972 तक, क्योंकि 67 इलेक्शन हुए, नेक्स्ट कब होने थे 1972 के अंदर, तो अभी जो टर्म था काफी समय का, ठीक है ना, क्योंकि जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1969 के अंदर हुआ था, तो 1969 और 1972 कितने साल हो गए, लगभग 2-3 साल का समय था अभी पीएम और रहने का। इंदिरा गांधी को समस्या यहाँ पर ये आई। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट लेके थोड़ा बहुमत में आके सरकार चलाई, लेकिन जब दोबारा अल्पमत के अंदर आई तो इंदिरा गांधी ने जो हमारा डीएमके था, मैंने बताया था आपको डीएमके के बारे में, जो मद्रास के अंदर हमारे जो अन्ना राय जी इसके अंदर सीएम बने, तो एम करुणानिधि के मुख्य नेता थे, उनका सपोर्ट दिया इंदिरा गांधी ने उस समय, क्योंकि इनके पास उस समय लोकसभा 25 सीटें थी, और 25 सीटों का मतलब काफी बड़ा आंकड़ा है देखा जाए तो मुख्य रूप से। तो इंदिरा गांधी ने डीएमके का सपोर्ट लेके सरकार चलाने के लिए सक्षम है, तो सरकार चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन समस्या यहाँ पर यह आ रही थी कि इंदिरा गांधी जो चाहती थी कांग्रेस पार्टी को दोबारा स्थापित करने के लिए, इंदिरा गांधी जो चाहती थी कि हमें किस प्रकार से गरीबों का, किसानों का, इन सभी का भला कर सके। अब कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे, हमारा इंदिरा गांधी को यहाँ पे आई समस्या, क्योंकि अगर सरकार मेजोरिटी के अंदर नहीं है, बहुमत में नहीं है, तो कई प्रकार के कार्य करने में उसको समस्या उत्पन्न होती है। अब हुआ क्या, देखिए इसके बीच में मैंने आपको बताया था कि मई 1967 के अंदर इंदिरा गांधी 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर आई। उसके अंदर एक कार्यक्रम था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद जैसे ही होना स्टार्ट हुआ तो एक समस्या उत्पन्न हुई, जिस समस्या ने इंदिरा गांधी के माइंड में साफ कर दिया कि अगर मैं मेजोरिटी में नहीं आऊंगी सरकार में, तब तक मैं कोई भी काम कर सकती नहीं हूं। देखिए ये टाइम है 19 जुलाई 1969 का, 19 जुलाई 1969 का। अभी तक इंदिरा गांधी पार्टी से निष्कासित नहीं हुई। हम जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा पहले का बात करते हैं, थोड़ा कुछ महीने पहले आ गए हैं। हमने नवंबर तक पढ़ा, नवंबर में निष्कासित कर दिया, कांग्रेस बन गई थी। हम थोड़ा पहले के समय में आते, जुलाई मंथ में आते उसी साल के 19 जुलाई 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या किया, 14 बैंकों का, कितना, जो 14 हमारे बैंकों का कर दिया राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और किस आधार पर किया कि जिन बैंकों के पास 50 करोड़ से ज्यादा जमा राशि है, डिपॉजिट है, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, क्योंकि इन 14 बैंकों के पास देश की कुल जमाओं का लगभग 80% था। और ये 14 बैंक में कौन कौन से बैंक थे, तो जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है ना, साथ साथ में हमारा देना बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो ऐसे कुल 14 बैंक थे जिन बैंकों का इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। कब करा, 19 जुलाई 1969 को, ठीक है ना। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अंदर जो इंदिरा गांधी के जो निजी सचिव थे, पीएन अक्षर कुमार जो थे, उन्होंने इसका पूरा कार्यभार उनके हाथों के अंदर था, ठीक है। हुआ क्या, देखिए जैसे ही इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, और देखिए ये करा कब तक, 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और 21 जुलाई को 1969 के अंदर संसद का जो सत्र है वो शुरू होने वाला था। इंदिरा गांधी ने संसद के सत्र के शुरू होने से 2 दिन पहले ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ऐसे में एक समस्या आई कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आरसी कोपर। क्या नाम था, आरसी कोपर। इनको बोलते हैं रुस्तम कोसाजी कोपर, ऐसा इनका पूरा नाम है। ये जो व्यक्ति थे, इनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस जो बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी था, ये इसके शेयर होल्डर थे। इनके शेयर इनके पास थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का। और यही दोनों बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया इंदिरा गांधी ने। अब इनके पास समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। लेकिन राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य कारण क्या था इंदिरा गांधी का, उनका मेन मोटिव ये था कि जो बैंकिंग प्रणाली है वो देश के हर एक छोटे तबके तक पहुंचे, हर एक कोने तक पहुंचे, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है वो भी देश की बैंकिंग प्रणाली का लाभ ले सके। देखिए ये विषय बहुत बड़ा है बैंकिंग प्रणाली का, कि किस प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था,
1969 में किया था, उसको 1980 के अंदर 6 बैंकों को किया था। विषय बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो मोटी मोटी बात है वो समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो आरसी कॉपर है उनका बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में शेयर थे, और 2 दिन पहले ही सत्र प्रारंभ होने 2 दिन पहले ही बैंक को राष्ट्रीयकरण कर दिया। भैया सत्र प्रारंभ हो जाए तो वहां पे एक्ट रखिए, सब चीज कीजिए, उसमें तो समझ में आता है, लेकिन इतनी जल्दी हो रही इंदिरा गांधी करने की बात है 19 जुलाई की। 19 जुलाई किया गया था, किया गया था 1969 के अंदर किया गया था। अब समस्या क्या हुई, आज से जो खबर था वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट गए, और देखिए जो इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 के अंदर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया वो किया था एक अध्यादेश के माध्यम से, अध्यादेश। और जो अध्यादेश था वो जो राष्ट्रपति होता है वो 123 अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा 123 है उसके माध्यम से अध्यादेश जारी करता है, जिसके माध्यम से वो तुरंत ही किसी भी चीज को प्रभावित कर सकता है, लागू कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के माध्यम से उस समय के राष्ट्रपति की बात है 19 जुलाई 1969 को। मैंने आपको बताया था कि 3 मई को जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे उनका देहांत हुआ 1969 के अंदर। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति ने उनका कार्यभार संभाला, लेकिन इंदिरा गांधी ने अप्रोच किया वीवी गिरी को, तो उन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से त्याग पत्र दे दिया और राष्ट्रपति चुनाव के अंदर आ गए। तो उस समय लगभग 2 महीने तक, मतलब कि जून जुलाई अगस्त, मतलब जुलाई अगस्त का महीना था, उस समय तक किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद संभाला, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह बताया था मैंने आपको, जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो इनके माध्यम से इंदिरा गांधी ने अध्यादेश जारी करवाया, ठीक है ना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के माध्यम से। अध्यादेश में क्या था कि भैया 14 बैंक राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन सत्र के 2 दिन पहले ही, प्रारंभ होने 2 दिन पहले ही ये चलेगा भैया आरसी को सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये गए, इनका कहना स्पष्ट यही था कि इंदिरा गांधी सरकार ने किस बिहाफ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन 14 बैंक ही क्यों चुने, साथ साथ में इंदिरा गांधी ने क्यों 2 दिन पहले ही क्यों कर दिया सत्र के प्रारंभ से, 2 दिन रुक नहीं सकती थी, ऐसी कौन सी जल्दबाजी हो रही है इंदिरा गांधी को, ठीक है ना। और साथ साथ में मैंने को बताया था कि जो हमारा आर्टिकल 31 जो है हमारा आर्टिकल 31 का जो दूसरा पार्ट है, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार है दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में क्या है कि अगर कोई सरकार किसी व्यक्ति संपत्ति लेती है तो उसके लिए विधि बनानी पड़ेगी, और दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, इसमें 2 बातें आती है, ए और बी। ये फर्स्ट वीडियो बताया मैंने आपको। पहला क्या है कि जिस व्यक्ति संपत्ति ले रहे हो वो सिर्फ सार्वजनिक काम के लिए ले सकते हो, और दूसरे में क्या कहा गया है कि आपको उसके लिए क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति को देनी होगी। अब ये क्षतिपूर्ति का प्रावधान किस प्रकार का था, यहां पर ये कहा गया कि पहला कि अगर सरकार और जो पार्टी है जिसे संपत्ति ली जा रही है, अगर दोनों में सहमति उत्पन्न हो जाए तो समस्या में समाधान ही हो गया, ठीक है भाई, सहमति हो गई, इतना पैसा लेके समस्या खत्म। दूसरा ये आता है कि अगर सरकार और पार्टी में आपसे सहमति ना बन पाए तो एक ट्रिब्यूनल बैठता है, और वो जो अमाउंट डिसाइड करता है वो अमाउंट 10 साल के बाद पार्टी को जाके मिलता है। कितने? 10 साल के बाद। ये जो क्षतिपूर्ति का प्रावधान था, इसी को ही लेकर आरसी को सबसे बड़ी एक विवाद था। इनका कहना था कि ये किस प्रकार का एक प्रावधान सरकार का है कि 10 साल बाद हमारे को भैया हमारा वो देंगे, हमारी आपसे सहमति नहीं बन पाए, तो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई। सरकार मतलब कि आरसी को वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ठीक है ना, इनके बीच में। अब हुआ क्या देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने 10:1 के माध्यम से अपना निर्णय सुनाया। मतलब कि इसमें 11 जजों की संवैधानिक बेंच बैठी थी, संवैधानिक पीठ बैठी थी, जिसके अंदर 10:1 के आधार पे निर्णय सुनाया गया। 10 लोग पक्ष में थे और एक व्यक्ति जो हमारा विपक्ष में था, ठीक है ना। अब ये निर्णय क्या था, ये 10 जो जज थे वो आरसी बोपर के पक्ष में थे और एक व्यक्ति इंदिरा गांधी के पक्ष में था। मतलब ये बात वहां पर कही गई क्या था, इसमें ये कहा गया कि सरकार ने जो क्षतिपूर्ति का जो प्रावधान डिसाइड किया है कि 10 साल बाद हम ये देंगे वो करेंगे, वो करने के जायज नहीं है, ये गलत बात है, तो इस बात को कैंसिल कर दिया गया है यहाँ पे,
ठीक है। और कहा गया साथ साथ में भैया इस अध्यादेश से कहने का आर्टिकल तुम्हारा 14 है, 19 है, इन सबका कहने के उल्लंघन होता है, ठीक है ना, जो कि मूल अधिकार है। तो इस प्रकार से ये जो अध्यादेश है वो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा की पूरी उनके पास अथॉरिटी थी, पूरी अधिकार तय करने का। तो इस प्रकार से 10 और 11 के माध्यम से निर्णय आया वो इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, इंदिरा गांधी के विपक्ष में आया। और इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय और 14वें राष्ट्रीयकरण किया था वहां पर उसको समस्या उत्पन्न हुई। देखिए जो एक व्यक्ति इंदिरा गांधी के पक्ष में थे, इनका नाम था A.N. रे, इनको बोलते हैं अजीत नाथ रे। और ये अजीत नाथ रे बाद में जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। और क्यों बने उसके बड़ा इतिहास से समझेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इंदिरा गांधी ने इनको बनाया था और क्या क्या इनकी मतलब जबकि सीनियर मोस्ट सीनियर भी नहीं थे उसके बावजूद बन गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी कहने के इस चीज के अंदर फेल रही और कहने के सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के बात को खारिज कर दिया। देखिए एक बात यहां पे याद रखिए, जब भी सरकार फुल मेजोरिटी के अंदर हो, पूर्ण बहुमत से हो, ठीक है ना, राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी, और कई सारी राज्य विधानसभा भी उसके अंडर में हो, तो ऐसी स्थिति में जो सरकार की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर में कहीं कुछ अंकुश लगता है, कुछ ना कुछ उसकी पावर कम होती है। और जब सरकार या तो पूर्ण बहुमत में ना हो या गठबंधन के अंदर हो, ठीक है ना, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी और राज्य विधानसभा के अंदर भी उसकी पावर इतनी ज्यादा मजबूत ना हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार कमजोर पड़ती है और न्यायपालिका कहने की पावरफुल हो जाती है। ये बात है 1969 की कर रहे हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। मैंने बताया कि 1967 में जो इलेक्शंस हुए थे इसमें कांग्रेस पार्टी को 283 सीटें मिली, कम सीटें मिली थी। 69 के अंदर कांग्रेस वाले दो भाग उठ गई, ओवर आई के अंदर, नई उपराई कांग्रेस के अंदर, तो इनका भी विभाजन हो गया। तो इंदिरा गांधी सरकार की अल्पमत में आ गई, डीएमके ने सपोर्ट किया तो सरकार बना पाई। तो कहने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार थी यहाँ पे फुल मेजोरिटी के अंदर नहीं थी, साथ साथ में यहाँ पर 9 राज्यों में चुनाव भी हार गई थी राज्य विधानसभा के अंदर। तो नहीं, इसके बाद इतनी इंदिरा गांधी के पास बेशक वो पीएम तो थी लेकिन इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने में सक्षम रहे। तो ये याद रखिए, जब भी कभी सरकार फुल मेजोरिटी के अंदर होती है तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, और अगर सरकार अल्पमत में हो, बहुमत गठबंधन के अंदर हो और पावर ना हो उसके बाद मजबूत, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो सेम यहाँ पर यही हुआ, सिंपल सी बात है। 69 के अंदर इंदिरा गांधी ज्यादा बहुमत में नहीं थी, राज्य इसके पास नहीं थे, लोकसभा के अंदर समस्या थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के इस बात को कैंसिल कर दिया। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी को एक बड़ी समस्या आई। देखिए पहला इंदिरा गांधी हारी गौरवनाथ केस के अंदर 67 के अंदर, ठीक है ना। दूसरा हारी 69 के अंदर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अंदर, और तीसरा हारी प्रिवी पर्स को लेकर। अभी प्रिवी पर्स क्या था उसको समझिए हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कि अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट होगा केशव भारती मुकदमे का, क्योंकि हम पूरे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझे तब जाके हमारे को सब चीज क्लियर होती है कि क्या क्या उस समय हुआ होगा। तो आज हम समझे बैंकों राष्ट्रीयकरण और किस प्रकार से इंदिरा गांधी का टर्म था, उससे पहले किस टर्म रहा था, थोड़ा बहुत उसका भी किया। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फाइनली पहुंचेंगे केशव भारती केस के अंदर। और इंदिरा गांधी जब 1971 में इलेक्शन लड़ी और फुल मेजोरिटी के ऊपर आई, तो इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से एकाएक करके कई सारे संविधान संशोधन कर दिए, और इन संविधान संशोधन के माध्यम से गौरवनाथ का मुकदमा, इन जो बैंक राष्ट्रीयकरण उसको कैसे पलट दिया, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। मुझे आशा है कि आपको जो भी आज समझाया, थोड़ी वीडियो लंबी बनी है बेशक, लेकिन सभी चीजों को मैंने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो मुझे आशा है कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, और आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।